तो आज का क्लास हम NIV पे लेंगे। NIV मतलब नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। अब सर बोलेंगे सर NIV की मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे को तो इंटुबेशन आता है। तो जिनको इंटुबेशन नहीं आता उनको पढ़ाओ, ऐसा रहता क्या? तो इंटुबेशन के क्या नुकसान है? एक तो ऑफकोर्स कोई तो भी ट्रेन आदमी चाहिए जिसको इंटुबेशन पॉसिबल होता है। इसके अलावा इंटुबेशन के टाइम पे थोड़ा सा ट्रॉमा हो सकता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वैप बोलते हैं उसको, वो हो सकता है। इसके अलावा सीडेशन लगता है, बच्चा डिस्कम्फर्ट रहता है उसको, है ना। और बहुत बार अगर सिक्रीशंस कुछ आ जाते हैं तो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। बहुत बार बच्चे को हमने अगर सीडेट करके रखा है और किसी कारण से वेंटिलेटर बंद पड़ गया तो बच्चा खुद से सांस नहीं ले पाता। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं जो इंट्यूबेशन के साथ में है। ऐसा नहीं कि हमको इंट्यूबेशन नहीं आता इसलिए हम नॉन इन्वेजिव के लिए जा रहे हैं। हम नॉन इन्वेजिव के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ है, पेशेंट को ज़्यादा फ्रेंडली है, पेशेंट का आउटपुट उससे बढ़ता है। कब लगाते हैं NIV? अगर पेशेंट को कोई हमने इन्वेजिव वेंटिलेटर से एक्सटूबेट किया है तो उसको कुछ दिन सपोर्ट के लिए हम NIV पे रख सकते हैं और फिर उससे बाद में CPAP या हाई फ्लो पे लेके स्टेप डाउन कर सकते हैं। या फिर कोई अगर पेशेंट CPAP पे है और बहुत ज़्यादा सेटिंग देने के बावजूद भी उसके रिट्रैक्शंस कम नहीं हो रहे, हमको लग रहा है कि बच्चा तो एक्टिव है यार, इंटूबेट करने जैसा नहीं है, लेकिन CPAP पे मेंटेन भी नहीं हो रहा, तो एज अ ब्रिज हम NIV को यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा डल है, अगर बच्चे का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अगर एक बच्चे का एक्सरे अच्छा नहीं है तो उसको इंटूबेट ही करना है ना। उसके लिए डिले नहीं करना कि सर ने बताया है कि इंटुबेशन के नुकसान है तो इंटुबेट नहीं करते, NIV पे डालते, ऐसा नहीं है। जो बच्चा अदरवाइज़ ठीक है, उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, उसका एक्सरे इतना ख़राब नहीं है, उसका एक्टिविटी अच्छा है, उसको हम ये NIV का ट्रायल दे सकते हैं। किस लिए? अगर उसका डिस्ट्रेस सिर्फ CPAP पे सेटल नहीं होता तो। और अगर NIV पे भी डिस्ट्रेस रहता है, FiO2 का रिक्वायरमेंट रहता है तो फिर हमको इंटुबेशन के लिए जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो जो बच्चे को इंडिकेटेड है उसको इंटुबेट ही करना है। जो बीच के पेशेंट्स रहते हैं जो CPAP पे सेटल नहीं हो रहे लेकिन वेंटिलेटर का इंडिकेशन नहीं है, उनके लिए हम NIV यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत बार क्या है, लोगों को NIV पे लेना कैसा वही नहीं समझता। जो सेटिंग NIV, जो इन्वेजिव वेंटिलेटर की सेटिंग है वही हम नॉन इन्वेजिव पे डालेंगे क्या? नहीं, उसका मोड अलग दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जैसा हमने बोला कि ये नाक से लगता है, या फिर बड़ों में क्या करते हैं, एक मास्क लगा देते मुँह में, तो उसमें लीक रहता है। ट्यूब जब आप डाल देते हो और उसको वेंटिलेटर कनेक्ट कर देते हो तो उसमें लीक एकदम मिनिमम रहता है, 10%, 5% ऐसा रहता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% रहता है। लेकिन जब आप NIV लगाते हो या फिर नाक से लगाते हो तो लीक बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चा रोते रहता है, हिलते डुलते रहता है। तो हमको लीक कॉम्पेंसेशन चाहिए। लीक कॉम्पेंसेशन आपको सिर्फ NIV वाले मोड पे ही मिलेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो क्या करते हैं, यही वेंटिलेटर जो इन्वेजिव की लगाते हैं उसी से नॉन इन्वेजिव भी लगा देते हैं। ऐसा करना नहीं है, ठीक है। उसका मोड सिलेक्ट करना रहता है। वो मोड कहाँ से सिलेक्ट होगा? सबसे पहले स्टैंड बाय पे आने का। जब आप स्टैंड बाय पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता NIV का, है ना। ये इन्वेजिव मोड का स्क्रीन दिख रहा है हमको, तो कौन सा कलर है? ब्लू कलर है, ग्रे कलर है ना। जैसे ही हम इनको NIV पे डालेंगे, है ना, ये पिंक हो जाएगा। तो जब NIV मोड रहेगा तभी NIV काम करेगा, समझे। जैसा हमने देखा था इन्वेजिव पे ये ब्लू ग्रे कलर का था और ये यहाँ पे हम देखें तो ये पिंक कलर का, और तो उसी में डालना है। जब अगर वही मोड जो इन्वेजिव वाला है उसी पे आप NIV नहीं दे सकते क्योंकि वो लीक कॉम्पेंसेशन देता है। अब इसके मोड कौन से इसके अगर हम ओपन करके देखेंगे तो NIV प्रेशर कंट्रोल। अब NIV प्रेशर कंट्रोल में हम क्या देख रहे हैं, हम PEEP भी एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। PEEP और PC अबो PEEP भी एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब PIP और PEEP दोनों दे रहे हैं, जैसा हम इन्वेजिव वेंटिलेटर पे दे रहे थे। साथ में इसका रेस्पिरेटरी रेट आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको 40% ऑक्सीजन देना है, आई रेशो दिया है ना, और राइज दिया हुआ है। अब इसमें सेंसिटिविटी नहीं दिखेगी आपको, है ना। सेंसिटिविटी कब रहती? जब सिंक्रोनाइज रेस्पिरेशन होता है। जैसे पेशेंट ने सांस लिया तो वेंटिलेटर को समझ में आ जाता है कि पेशेंट सांस ले रहा है और वो सांस देता है। वो मोड इस पर नहीं रहता। अभी तक के वेंटिलेटर में सिंक्रोनाइजेशन, है ना, नियोनेटल NIV पे आया नहीं है। तो ये क्या करेगा, उसका समय हो गया तो वो ब्रीथ दे देगा, लेकिन क्योंकि बच्चा खुद से ब्रीथ ले रहा है, उसको थोड़ा सा लीक अवेलेबल है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं करता, समझे। तो इसमें क्या रहेगा, 30 ब्रीथ वो दे देगा। बच्चा समझो 40 ले रहा है ना, बच्चे का सांस का गति ज़्यादा है, 40-50 बार ब्रीथ दे रहा है, आपने उसको 30 सेट करके रखा है
तो 30 बार ब्रीथ देगा, वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, है ना। कुछ कुछ विदेशों के हायर वेंटिलेटर्स है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन भी अवेलेबल है, पर वो वेंटिलेटर फ़िलहाल अपने पास अवेलेबल नहीं है। इसमें ये नॉन सिंक्रोनाइज रहेगा। सिंक्रोनाइज मतलब पेशेंट कभी सांस अपने स्पीड से लेता रहेगा और ये अपने स्पीड से देता है, लेकिन फिर भी इससे क्या होता है कि एक पीप कांस्टेंट मेंटेन रहता है, और पीप कांस्टेंट मेंटेन रहने के ऊपर बच्चा जब सांस लेता है तो उसके लिए सारी चीज़ें आसान होती है। और आप देख भी सकते हो कि देने के बाद थोड़ा सा उसका चेस्ट राइज होता है ना। जब PIP जाता है तो हल्का चेस्ट राइज होता है। और हमने बहुत से बच्चे, है ना, आप सबने देखा ही है कि बहुत से बच्चे NIV पे हमने अच्छे से निकाले, उनको इंट्यूबेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज़ हमको समझना है। अभी फिर सेटिंग क्या रखने का इसका, जैसे यहाँ पे देखा आपने कि पीप अगर आपका इन्वेजिव पे 5 रहा तो इसको 1 से बढ़ा दो, 6 कर दो। अगर आपका PC अबो पीप समझो 10 था तो इसको आपको 12 रखना पड़ेगा, ठीक है। और रेट थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इस पर हम 40 का रेट रखेंगे, 35 से 40 का रेट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको आपको थोड़े से ज़्यादा ब्रीथ देना है। ये नॉर्मल सेटिंग है, ये सेटिंग पे टू स्टार्ट विथ आप कर सकते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं कि सब बच्चे को कोई भी कैसा भी रहा तो यही सेटिंग देंगे करके, है ना। कोई कोई बच्चे को आपको हो सकता है पीप थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़े, ये हो सकता है आपको कि ये रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़े, PC अबो पीप थोड़ा सा बढ़ाना पड़े। तो ये सेटिंग पे आप मोस्टली पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। जब भी आप इसको एक्सेप्ट करते हो और इसको स्टार्ट करते हो, है ना, ये टाइमिंग ले रहा है पोजीशन देने के लिए, आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे आपको लीक दिखेगा, है ना। ये 96% लीक है, फिर भी वो ब्रेथ दे रहा है। वो डिफरेंस है किसमें, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव में, समझा। तो 96-95% लीक होने के बावजूद भी वो ब्रीथ दे रहा है। वो क्यों लीक कहाँ पे है, क्योंकि हमने नाक में प्रोंग डाल के रखे हुए हैं, उसके आजू बाजू से हवा लीक हो रही है, बच्चा रो रहा है, उसका मुंह खुल रहा है, उसके कारण से लीक हो रहा है, लेकिन फिर भी ये उसको ब्रीथ दे रहा है। ये नॉन इन्वेजिव का फ़ायदा है। अभी इसमें क्या है, ये जो पीक आपने देखे रखा है ना, पीक का सेटिंग कितना है, 20 पे है, दिखा। अगर अलार्म प्रोफाइल में मैं जाऊंगा तो पीक का सेटिंग उन्होंने 20 दे के रखा हुआ है, ठीक है। अभी कितना जा रहा है, 17। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो वेंटिलेटर ब्रीथ देना बंद कर देगा, है ना। तो बहुत बार लोगों का फ़ोन क्या आता, सर अच्छा चल रहा था, एकदम से वेंटिलेटर बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि आपने यहाँ का प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, ये 20 पे कर रहा है, लेकिन किसी कारण से ये अगर ज़्यादा हो गया तो वेंटिलेटर ब्रीथ देना बंद कर दिया। आपने देखा होंगे इसका ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। पेशेंट फिर भी ब्रीथ ले पा रहा है, लेकिन इसका ग्राफ चेंज हो गया। अभी देखो मैं इसको कम कर देता हूँ, अभी आ गया ग्राफ बराबर। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने 20 की लिमिट सेट की। पर किसी किसी बच्चे को लग रहा है 20 के ऊपर का ब्रीथ लग रहा है, तो क्या करेंगे, लिमिट को जाके थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। पर वो लिमिट बच्चे के सेफ्टी के लिए है, अननेसेसरी सब बच्चे के लिए 20 का 40 करके रखने का नहीं, है ना। कंसल्टेंट जब बोलेंगे कि 20 का 25 कर दो, उस टाइम पे आप कर सकते हैं, अगर आपका उस पर वेंटिलेट नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो ये रेट पे हमको क्या देखना है बच्चे का, फिर हमको देखना है बच्चे के रिट्रैक्शंस कम हो गए क्या, बच्चे का कलर इंप्रूव हो गया क्या, बच्चे की एक्टिविटी अच्छी हो गई क्या, बच्चा शांत हो गया क्या, है ना। बहुत बार बच्चा अनस्टेबल रहता तो उसको डिस्ट्रेस के कारण वो इरिटेबल रहता, जैसे ही उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग अच्छा मिल जाए, सारी चीज़ें हो जाए, वो शांत होकर सो जाता, रेस्पिरेशन अच्छा हो जाता, कलर पिंक हो जाता। तो बहुत बार हम जो FiO2 30-40 का रख रहा था उसको आप धीरे धीरे कम करके टेपर कर सकते हैं। तो ये सारे इंडिकेट कर रहा है कि आपका NIV काम कर रहा है। कब पता चलेगा कि काम नहीं कर रहा है, अगर बच्चा इरिटेबल ही है, रिट्रैक्शंस हो ही नहीं रहे, FiO2 आपको बढ़ाना पड़ रहा है, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपका NIV काम नहीं कर रहा, उसको इंट्यूबेट कर दो, ठीक है, समझा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। इसलिए NIV पे डाल दिया, मेरा काम हो गया, चलो चल के चाय पीते, ऐसा नहीं होने वाला कभी। NIV पे डालने के बाद में बैठो, वहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो कैसा है। अगर बच्चे को इम्प्रूव नहीं हो रहा, मतलब इसको इंट्यूबेशन रखना है। और NIV लगाते वक्त ही इंट्यूबेशन की सारी तैयारी लेके रखनी है कि नहीं इसने काम किया तो हमको डिसीजन तुरंत लेके इंट्यूबेट करना है। अब इसमें ट्यूबिंग कैसे लगती है, ट्यूबिंग जैसे इन्वेजिव वेंटिलेटर की लगती है वैसी ही ट्यूबिंग लगने वाली है इसको, ठीक है। तो एक अपना इंस्पिरेटरी लिम्ब से जाएगा ह्यूमिडिफायर पे, ह्यूमिडिफायर से ये सब कनेक्शन होने के बाद में यहाँ पे आएगा और एक एक्सपिरेटरी लिम्ब रहेगा। अब क्योंकि इसमें एक्सपिरेटरी लिम्ब है
इसलिए हमको यहाँ पे लीक नहीं देना है। जो नाक में आप लगाओगे ना, जब आप ये लगाओगे तो उसके नोस्ट्रिल का साइज़ ऐसा आपको सिलेक्ट करना है प्रॉन्ग्स का कि वो पूरा बंद हो। जब हम हाई फ्लो यूज़ करते तो हम क्या करते, उसको 50% लीक बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि वो सिंगल एक ब्लू लिम रहता है और उसी से हवा आ रही है, अगर निकलेगी नहीं, आजू बाजू में लीक नहीं रहेगा तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, बच्चे को निमोथोरैक्स हो जाएगा। इसमें क्योंकि एक्सपिरेटरी लिम लगी हुई है तो उसका एक्सपिरेटरी लीक यहाँ से उसको मिल जाएगा, है ना। वो जो एक्सेल एयर करेगा उसको निकलने का रास्ता है, कहाँ से निकलेगी? वो ये ट्यूब से इसके एग्जिट वॉल से निकल जाएगा। इसलिए जब भी आप ये लगाते हो इसका ऐसा इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि वो, है ना, पूरा नाक को बंद करे। अब ये डमी है, इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो सिलेक्ट हम करते हैं वो नाक पूरा उसका एकदम ज़बरदस्ती घुसड़ के भी नहीं करने का है, इतना भी टाइट नहीं डालना है। जो बोलते हैं ना स्नगली फिटिंग, मतलब जस्ट एडिक्वेट है। अगर नहीं उड़ रहा है तो क्या करेंगे फिर? वो हमने बोला था कि जो स्टिकिंग नोज़ को लगा के उसका लीक जो कम करने के लिए जो आता है ना, वो लगा के उसका लीक कम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। और जैसे हमने समझा था कि न्यूबॉर्न में अगर येलो लग रहा है तो हो सकता है आपको पर्पल लगेगा, प्रीमैच्योर बेबी को अगर रेड लग रहा है तो हो सकता है आपको येलो वाला लगेगा। ये हमारा फिशल एंड पाइकल वाले जो ये है। कभी कभी रैम्स कैनुला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार इसी से काम हो जाता, बहुत सारा बच्चे का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता, इंटूबेशन का जो भी इंटूबेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाता। एक और चीज़ जो हमको देखना ही है, जिसको आप भूल नहीं सकते, वो है इसके अंदर का वाटर, है ना। ह्यूमिडिफायर ऑन होना चाहिए, उसके अंदर पानी होना चाहिए। क्यों? है ना, आप आवाज़ सुन रहे हो, कितनी हवा डाल रहे हो, है ना, बहुत सारा फ्लो आता है। अगर वो हवा ड्राई रही, ठंडी रही तो अंदर में पूरा रेडनेस हो जाएगा, पूरा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे सिक्रीशंस और बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी बच्चा NIV पे है, हर किसी ने वो चीज़ देखते रहना है ना, और वो बॉटल लगा के रख देनी कि वो अपने आप भरते रहता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी नहीं है और बच्चा NIV पे है। अब ये है कि FiO2 कितना रखना है। अगर बच्चा आपका डिस्ट्रेस सेटल हो गया, है ना, समझो PPHN का बच्चा है, PPHN का है तो मुझे मालूम है इसका FiO2 रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रहने वाला है, तो आपको ऑक्सीजन लेवल देख के, SpO2 देख के FiO2 रखना है। अगर 90% रख के भी अगर उसका सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है और उसको डिस्ट्रेस नहीं है, तो मुझे मालूम है कि ये PPHN का है बच्चा, तो मैं रखूँगा, है ना। लेकिन अगर समझो कोई बच्चा जिसको ऑक्सीजन नहीं लग रहा है ना, मैं 21% पे भी उसका सैचुरेशन 96-95 चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रेस सेटल नहीं हुआ, तो भी मैं उसको इंट्यूबेट करूँगा। ठीक है, दो चीज़ों को अलग देखना, एक वेंटिलेशन है, एक ऑक्सीजनेशन है। ऑक्सीजनेशन का कारण हमको समझना है। अगर मालूम है कि वो PPHN है और उसका FiO2 रिक्वायरमेंट आप वेंटी पे भी डालोगे तो 100% ही ऑक्सीजन देना पड़ेगा, है ना। तो उसमें डिसीजन आपको ये चीज़ का लेना है कि रिट्रैक्शंस है या नहीं, ऑक्सीजन कितना लग रहा है ना। तो ऐसा डिक्टम नहीं है। और जैसे इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो जैसा हमने रैम्स कैनुला से दिया है, दूसरा जो आप CPAP के सेटिंग लगाते हो ऐसे, तो यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बजाय इसको इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैप पहना के जो हम CPAP की सेटिंग यूज़ करते हैं ना, उसी को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। दिखा दो उधर में। ठीक है, हाँ, एक ABG में भी अपने को गाइड मिल सकता है। अगर ABG में PO2 कम है या फिर PCO2 बहुत ज़्यादा है तो मतलब आपका NIV काम नहीं कर रहा, आपको उसको वेंटिलेट करना पड़ेगा। अब इसके और दो मोड हैं। एक है NIV प्रेशर सपोर्ट, है ना, तो इसमें ये CPAP प्रेशर सपोर्ट जैसा है, इसमें PWP रहेगा, है ना, और वो प्रेशर सपोर्ट रहेगा उसको, तो ये भी आप दे सकते हैं। ये CPAP विद प्रेशर सपोर्ट के जैसा है। इसमें कोई भी PIP नहीं रहेगा, मतलब पेशेंट ने एक बार ब्रीथ लिया तो वेंटिलेटर पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, वैसा नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, पेशेंट उसको बस सपोर्ट देगा। जैसे अगर आपने 13 का सपोर्ट रखा है प्रेशर सपोर्ट का, तो 13 सेंटीमीटर का प्रेशर देगा उसको, और पेशेंट अगर सांस छोड़ देगा तो छोड़ देगा। तो जैसा आपने को इसके पहले के PIPP में हमने देखा था कि ऐसा ऊपर जाके थोड़ी देर रहता था फिर नीचे आता था, वैसा ब्रीदिंग नहीं रहेगा। इसमें कैसा रहेगा, ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट ऐसा ब्रीथ कर रहा है। ये सेम जो हमने डिफरेंस इसमें समझा था IPPV में, है ना,
असिस्ट कंट्रोल और जो सीपैप विद प्रेशर सपोर्ट को समझा था उस टाइप का ही है। तीसरा एक है इसमें सिर्फ नेज़ल सीपैप। अब नेज़ल सीपैप क्या है? ये सीपैप है ना, जैसा आपको देखा है कि आपने IPPV पे कर लिया, अभी बच्चा अच्छा लग रहा है, इसको वीन करना है, तो पूरा सब सेटिंग वेटिंग निकाल के उसको सीपैप पे लेंगे, फिर पता चला कि नहीं मेंटेन कर रहा तो वापस इसमें शिफ्ट करेंगे। उससे अच्छा इस पे ले लो, थोड़ी देर ऑब्जर्व करो और फिर आपको ध्यान में आ जाता कि हाँ ये मेंटेन कर रहा है, तो फिर उसको निकाल के सीपैप पे ले लो। ठीक है, तो इसलिए ये 3 मोड अपने को कभी कभी काम में आते हैं। जो नेज़ल इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर बोलते हैं, ये NIP प्रेशर कंट्रोल। इस वेंटिलेटर अलग अलग वेंटिलेटर में अलग अलग उसके नाम रह सकते हैं, पर बेसिकली ये नेज़ल इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है।